प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान की आधी आबादी ग़ज़ाई कमी का शिकार। सियासी बदनीयती ना हो तो कराची का मसला हल हो सकता है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुशीर आलम। जॉन कैरी तो ना आए लेकिन अमरीकी खसूसी एलची जेम्स डोबंस इस्लामाबाद पहुंच गए। साबिक सेक्रेटरी दाखिला कमाल शाह कहते हैं बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी जानबूझकर नहीं दी गई थी। इमरान फारूक कत्ल केस, इफ्तिखार हुसैन से तफ्तीश जारी, अगले चंद घंटे अहम हैं। इसे पॉलिसी साजों की नाकामी कहें या गफलत, पाकिस्तान गुर्बत और खुराक की कमी का शिकार रियासत बन चुका है। आधी आबादी यानी 9 करोड़ पाकिस्तानी ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। इसमें 51% खवातीन और 62% बच्चे शामिल हैं। माओं की अक्सरियत भूखी सोती है, बच्चे खुराक से महरूम हैं। दूसरी तरफ बुलंदो बांग हुकूमती दावे हैं। WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में ग़िज़ाई कमी को सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। जब कौम सेहतमंद नहीं होगी तो तरक्की का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा। गुर्बत GDP का 3 से 4% खा रही है। हमारी हालत अफ्रीकी ममालिक नाइजीरिया और एथियोपिया से भी नीचे है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जो इस हवाले से पाकिस्तान के दौरे पर थी, उनका कहना है कि ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिशों में तेज़ी लाई जाए। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, लेकिन गुर्बत और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की कमी ने मुल्क की तरक्की पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर खुराक जनाब बिलाल यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, हमारे मुल्क में खुदा ताला ने सारी नेमतें दी हैं और हमारे सियासतदान बड़े दावे भी करते हैं, लेकिन जो असल हकीकत है इस रिपोर्ट में सामने आई है कि हमारी 9 करोड़ आबादी जो है वो ग़िज़ाई कमी का शिकार है, जिसकी वजह से बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो न सिर्फ सेहतमंद भी नहीं है बल्कि उनकी ग्रोथ स्टंटेड है। समी साहब, आप जो फरमा रहे हैं ये हेल्थ से रिलेटेड इशू है। इसमें जो मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि WHO की अगर ये रिपोर्ट आई है तो इसमें हमें बीइंग ए नेशन थोड़ा सा खुद गौर करना पड़ेगा कि हमारे जो इस वक्त हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, उनकी किस एज में शादी होती है और वो किस एज में वो माँ बन जाती हैं। इसकी बेसिक रीज़न ये है। और वो जो फीडिंग खुद करवा रही होती थी, एक सिस्टम था जब हम जब ग्रोइंग अप एज में थे, लाइक जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माएँ हमें खुद फीड करवाती थी। बट आज ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये इसकी जो WHO की रिपोर्ट है वो इससे रिलेटेड है। आप इसको इंटरलिंक किस तरह कर सकते हैं कि फूड में खुदा न खास्ता नहीं बिलाल यासीन साहब, इसका जो इससे रिलेटेड ये है कि जो हमारे जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर रूरल एरिया में और इवन अर्बन सेंटर्स में भी वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। और जो उसकी ये वजह नहीं है कि माएँ जो हैं वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उसकी वजह ये है कि लोगों को, बच्चों को, गरीब आदमी को वो फूड अवेलेबल नहीं है। ये डायरेक्टली मामला जो है वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये बताया जा रहा है कि 5 में से जो 2 बच्चे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड है। देखिए, इस पे मैं आर्गू तो नहीं कर सकता आपके साथ, बट इस पे भी मगर आप ही की बात को आगे मैं बढ़ाऊं कि अगर अर्बन एरियाज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे तो फूड से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो तो खुद वो ग्रो करते हैं वो लोग। ये तो जो अमन की रूरल एरियाज़ में तो ऐसा होता है कि वो खुद वो ग्रो करते हैं, उनकी क्रॉप्स तो अपनी होती हैं, तो उनको तो इससे इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, इस चीज़ को मैं तस्लीम करता हूँ कि मुल्क में इस वक्त गुर्बत और अफलास ने डेरे जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि इतनी महंगाई इतनी हो चुकी है कि उसके मुताबिक हम खुद फीड नहीं वो जो एक इंसानी, वो एक ह्यूमन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो फीड, वो हम नहीं ले पा रहे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट आप इसे कहें कि जी ये फूड के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मुझे मैं समझने से कासिर हूं। आपकी बात में आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। फूड से रिलेटेड से ज़्यादा ये क्वेश्चन गुर्बत से रिलेटेड है, क्योंकि 51% माएँ जो हैं वो मैच्योर हैं, अडल्ट हैं, लेकिन क्योंकि उनको शायद आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि गुर्बत की वजह से लोगों की जो कीमत ख़रीद है उससे वो कम है और ये तमाम मामला उससे बाहर है। और इसीलिए क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, पंजाब के आप वज़ीर खुराक भी हैं, मुस्लिम लीग नून गुर्बत ख़त्म करने की बात भी कर रही है, तो इसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव जो पॉलिसी है उसके हवाले से ये जानना चाह रहे थे कि पंजाब ख़ास तौर से अफेक्टेड है।
ठीक कह रहे हैं, ये पंजाब की नहीं, हमें थ्रू आउट पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। और हम इसमें बिल्कुल ये इस चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं कि ये इशू है। और इस वक्त पाकिस्तान का जो टेररिज्म और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, उसके बाद ये जो तीसरा अहम तरीन जो इशू है वो जो इस वक्त हमारी महंगाई और हमारी गुर्बत है, और ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस ख़त्म होएगा, तो उसके साथ इंटरलिंक हैं। तो हमारी पूरी फोकस है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, हमारी प्रायोरिटी भी ये चीज़ें हैं कि हमने इनको अटेंड करना है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इन चीज़ों से रिलीफ दिलवानी है। बट अभी ये जो WHO की रिपोर्ट आई है, वाकई इस पे हमें बहुत कंसर्न है और हमें इस पे देखना चाहिए कि ये हमारी जो आने वाली नस्ल है वो जो उसमें जो मैं समझता हूँ कि एक ग़िज़ा पूरा ना होने की वजह से अगर उसमें कोई कमी आती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, हम उसे ओन करते हैं, मगर इसमें हम डिटरमिन हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम हमारे जो हर स्टेप है वो हमारी जो डायरेक्शन ठीक है, हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारे जो स्टेप्स जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के हवाले से ले रही है, इसमें पावर्टी कम करने के हवाले से ले रही है, इंशाल्लाह देखेंगे कि लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा बिलाल यासीन साहब, एक और कमेंट फरमाइएगा। अभी गंदम जो फसल है वो नई आई है, लेकिन आटे का जो कीमत है उसमें जो थैला 690 रुपए का था उसकी प्राइस 725 रुपए हो गई है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अभी इस मौसम में, इस सीज़न में अगर आटे की प्राइस इतनी बढ़ गई है तो आगे चलकर तो इसकी प्राइस में इजाफा होगा। तो आप समझते हैं जो प्रोक्योरमेंट की है फूड डिपार्टमेंट ने वो बिल्कुल मुनासिब की है, और जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो आड़ती, उनका आप मुकाबला कर पाएंगे? इस वक्त कुछ फरमाएंगे पंजाब में सूरत हाल क्या है? देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारी जो प्रोक्योरमेंट होती है वो इस वक्त अबाउट 42 लाख टन गंदम जो है हम इसको प्रोक्योर कर चुके हैं। और ये हमारी जो इस पंजाब के जो 9-10 करोड़ आवाम हैं उनके लिए जो रिलीज़ हैं वो लास्ट 2-3 ईयर्स की वो होती हैं 30 से 35 लाख टन गंदम की। और मैं समझता हूँ कि बाकी जो सूबे हैं उनकी टाइमली प्रोक्योर नहीं कर सके वो इस क्रॉप को, गंदम को, उनको भी हमने सप्लाई देनी है। और इसमें मगर कोई ऐसा इशू नहीं देखते आप। इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ के हवाले से आपने बात की, तो ये एक ट्रेंड होता है, मार्केट ट्रेंड होता है, इसको आप कंट्रोल तो किया जा, इस पर चेक लगाया जा सकता है, बट इनको आप जो ट्रेंड होता है ये मार्केट खुद ही अपने तौर पे इसकी डायरेक्शन लेती है। तो इस वक्त जिस रेट पे हमने प्रोक्योर की थी उससे ज़्यादा इस वक्त मार्केट की प्राइस है। मार्केट में इस वक्त गंदम की जो पर मन जो कीमत है वो 1300 के करीब चल रही है, और हमारी प्रोक्योरमेंट तो 1200 पे हुई है, और अभी शनीद है कि इससे भी शायद थोड़ी बढ़ सकती है, मगर हमारे पास स्टॉक्स वगैरह अवेलेबल हैं और खुदा ना खास्ता हमारे डिपार्टमेंट में कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। आपने दुरुस्त फरमाया कि आपके डिपार्टमेंट में पैनिक की सिचुएशन नहीं है और आपने प्रोक्योरमेंट भी की है, लेकिन क्योंकि आप हुकूमती पार्टी के बड़े अहम जिम्मेदार हैं और वज़ीर खुराक भी हैं, ये बयान फरमाइएगा थोड़ा कि जो प्राइस चेक है अगरचे मार्केट फोर्स ही डिटरमिन करती हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश हो रही है कहीं पे और गरीब आदमी पर बोझ ज़्यादा आ रहा है, तो उस हवाले से आप कुछ हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि पंजाब हुकूमत की क्या तरजीहात होंगी? देखिए समी साहब, हम फुली अवेयर हैं, हमें पता है कि सबसे पहले आने वाले दिनों में हमारे पास चैलेंज आ रहा है रमज़ान शरीफ में, जब बहुत ज़्यादा जो हमें आटे की ज़रूरत होनी है, शहरों में बहुत ज़्यादा इसकी कंजम्पशन बढ़ जानी है, तो हम टोटली अवेयर हैं और हमें पता है कि दूसरे सूबों में भी जो हमारे जो दूसरे भाई दोस्त हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़नी है, उन्होंने भी हमें डिमांड्स भेजी हैं, मगर हमें जो प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए या उनके जो स्टॉकिस्ट हैं इनको डिस्करेज करने के लिए हमारे पास कम्प्रिहेंसिव प्लान है। आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल से भी रमज़ान शरीफ में जब भी एक्सरसाइज हुई तो मेरे ही ज़िम्मे लगती थी, और मैंने इसको कोशिश की कि इस बाबरकत महीने में अपनी तरफ से हिस्सा डालूं और अपनी एफर्ट के साथ पंजाब के लोगों को सप्लाई और सस्ते दामों और बेहतर क्वालिटी के आटा और दूसरी जो खुर्दनोश की अशिया हैं उनकी फराहमी के लिए अपनी एफर्ट मैंने डाली थी, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मैं बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयार हूँ। और देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, लाइक हमने वेल बिफोर द टाइम शुरू कर दी है इसकी प्रेपरेशन, और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्होंने इसके लिए पंजाब के लोगों के लिए सब्सिडाइज आटे की भी स्कीम को अनाउंस करना है। उसमें हमारी बहुत सी जो दूसरी अशिया हैं जो रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा जिनका इस्तेमाल होता है उनको भी हमने
लोगों में सस्ते दरों पे और उनकी क्वालिटी वाइज भी और उनकी सप्लाई में भी हमने फोकस किया हुआ है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम ये पैकेज जो अनाउंस करेंगे उसमें लोगों को फूड से रिलेटेड आइटम्स बहुत में बहुत रिलीफ मिलेगा। शुक्रिया बिलाल यासीन साहब, जो कह रहे थे कि उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास है कि जो महंगाई है, कीमतों का ज़्यादा होना आवाम के लिए नुकसानदेह और तकलीफदेह होता है। उनकी हुकूमत के पास एक कम्प्रीहेंसिव प्लान है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये कह रही है कि 9 करोड़ लोग पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों की और ख़वातीन की है। और पंजाब बड़ा सूबा होने की हैसियत से यहाँ पर ये रेशो 58% है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। सियासी बदनीयती ना हो तो कराची का मसला हल हो सकता है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुशीर आलम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुशीर आलम ने कहा है कि अगर इंतजामी और सियासी बदनीयती ना हो तो कराची का मसला जल्द हो सकता है। कराची में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कराची में जारी बदअमनी के हवाले से ही 1 जून को जनाब मुशीर आलम साहब का कहना था, अगर सियासी मसलहतों को निभाने का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मुंतखब हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगी। दूसरी तरफ 20 जून को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना था, अगर सिंध हुकूमत 1 महीने में हालात पर काबू नहीं पाएगी तो मजबूरन वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस मुशीर आलम साहब किसकी नीयत पर शक का इजहार कर रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में अदलिया के पास चॉइसेस क्या हैं। आज इस इशू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान और सेनेटर जनाब बाबर अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम अवान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अवान साहब, आपका बड़ा सियासी तजुर्बा भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आप रहे हैं, आप तमाम सियासी सूरत हाल पर आपकी गहरी नज़र है। ये जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि अगर बदनीयती ना हो, किस जानिब उनका इशारा है, किस बदनीयती की वो बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सीधी बात यह, मैं तो उनसे इत्तफाक करता हूँ, आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, इसलिए कि पिछले साल मेरी आपने कॉल के देख लीजिएगा, जो आपकी सेनेट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने कहा वो यही था जो उन्होंने कहा है। मैंने कहा कि जैसे हाथ से रेत जाती है, कराची जा रहा है, और सियासी मसलतों की वजह से कराची का मसला हल नहीं किया जा रहा। कराची के मसले का एक ही हल है, जिस तरह जस्टिस मुशीर आलम साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने, कि सियासत छोड़ के रिट को बचाने की कोशिश की जाए रियासत की। ये एक तरीका है। और इससे पहले मैं वफाक का वकील था जब कराची बदअमनी केस, जिसके ऊपर अब एक किताब भी आ गई है, कराची कत्ले-आम मेरे दलाइल पे मबनी, उस किताब के हवाले से ही आप पढ़ लीजिए या वो आप नोट्स निकाल के पिछले पढ़ लीजिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्लियरली ये बात कही आके इंतजामिया ने, जो वहाँ की एग्जेक्टिव थी उसने कहा, जो पुलिस थी उसने कहा, फिर कुछ एक ब्रीफिंग थी जो यहाँ नहीं बयान की जा सकती, उसमें भी ये बात सामने आई थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासी क़यादत को आंखें खोलनी चाहिए, और उनका मुखातिब कोई एक आदमी और एक फ़र्द और एक पार्टी नहीं है और एक इदारा नहीं है। उन्होंने सबको कहा है कि सियासी मसलतों से बालातर होके इस मसले का हल निकालिए। लेकिन एक में मुश्किल जी बाबर अवान साहब, एक जो अगर आप मुझे इजाजत दें ये कहने की, माजी में तो ये हमने देखा कि क्योंकि वहां पर एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, MQM भी पीपल्स पार्टी के साथ थी, उनको साथ लेके चलना था, हो सकता है कुछ मसलियतों की बात हो, लेकिन अभी इस वक्त तो सूबे में जो हुकूमत है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। आई एग्री विद यू, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इस हुकूमत को अब इनिशिएटिव लेना चाहिए और इनिशिएटिव लेना होगा। सिर्फ एक हफ्ते में 450 से ज़्यादा वहाँ कत्लेआम हुआ है और रोज़ाना हो रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसको हजम भी नहीं किया जा सकता। जो मुश्किल है वहाँ पे, मैं उसकी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तक पहुँचाना चाहता हूँ। उस मुकदमे की समाअत के दौरान जो मैं जितने भी इदारों से और जितनी भी ब्रीफिंग्स मुझे मिली, उससे ये बात साबित हो गई मेरे नज़दीक कम अज़ कम, कि वहाँ पे पुलिस हाईली पोलिटिसाइज्ड है और वहाँ की पुलिस जो है वो पार्टी है, और वहाँ के कुछ इदारे जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इसलिए 1 यूनिट के वक्त होता था और उसके बाद भी ये हुआ कि इंटर प्रोविंशियल तबादले पुलिस के कर दिए जाते हैं। कराची की सारी पुलिस को आपको उठा के कराची से बाहर और सिंध से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना उनके रिश्तेदार असेंबलियों में बैठे होते हैं, उनके रिश्तेदार बाकी जगहों पर बैठे होते हैं, वो काम नहीं करेंगे। और सिर्फ पुलिसिंग ठीक करने से 50% मसला जो है वो हल हो जाएगा। बाबर अवान साहब, पीपल्स पार्टी के कायदीन का ये कहना था कि क्योंकि कोशिश की जा रही है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, लेकिन
वो मुंतखब हुए हैं 5 साल के लिए, उनके पास मैंडेट है 5 साल का और उसको किसी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये बज़ाहिर बात सही भी लगती है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिलीवर ना कर पा रही हो तो अदालत के पास फिर क्या चॉइसेस रह जाती है? चॉइसेस से पहले मैं ये बताऊं कि गवर्नर राज वगैरह कोई मसाइल का हल अगर होते तो गवर्नर राज एक दफ़ा पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लगाया और एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने सिंध में लगाया, तो क्या मसाइल हल हुए थे? आंसर इज़ नो। जो चॉइसेस हैं अदलिया के पास, एक बड़ी चॉइस जिसका मुझे इंतज़ार है कि वो शायद एक्सरसाइज करें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, वो ये है कि जो कराची बदअमनी केस के ऊपर फैसला हुआ है उस पर अमल दरामद के लिए बेंच बनाया जाए। एक हल तो ये है। दूसरा हल इसका ये है जिसकी तरफ इशारा किया चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने, और बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा, और वो बहुत प्रोफेशनल अप्रोच रखने वाले, आई नो हिम वेरी पर्सनली, चीफ जस्टिस हैं। उसकी तरफ मैं समझता हूँ एग्जेक्टिव को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको ये एक खबर देता हूँ, वो ये है कि प्रेसिडेंसी में ब्रीफिंग बुलाई गई थी जब कराची बदअमनी केस का फैसला हुआ, तो मैंने ब्रीफ किया और उसके कोई 2 दर्जन पॉइंट निकाल के सिंध गवर्नमेंट को उस वक्त दिए गए थे और पूरी सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी। उस वक्त मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं कायम अली शाह साहब, ये भी तशरीफ़ लाए थे उसमें, और उसमें जो गवर्नर थे वो भी थे और बाकी इदारों के सरबराहान भी थे। फिर न जाने क्या हो जाता है, कराची पहुंचते ही लोगों के, आप बाहर बैठ के जो ब्रीफिंग करते हैं उसमें और सूरत हाल होती है, वहाँ जाके हाथ पाँव लोगों के फूल जाते हैं। कराची को इस तरह से बेयारो मददगार किसी ने भी नहीं छोड़ना, ये गलतफहमी दूर कर लें। जो भी सियासत के जरिए कराची का मसला हल करना चाहते हैं, कराची का मसला इंतज़ामी बुनियादों पे और मेरिट पे हल होगा, और उसका तरीका ये है कि जितने आउट लॉज हैं, जिनके केसेस पेंडिंग हैं, उनको एक्सपेडाइट कराया जाए, और जो अहकामात जारी हुए थे उस दौरान के अदालतें नई बनाई जाएँ, प्रोसिक्यूटर्स नए लगाए जाएँ, उन पर भी अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका। उस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। और जो तीसरी चॉइस है उसका मैं हामी नहीं हूँ। गवर्नर राज वगैरह की तरफ अगर आप जाएंगे तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ वो सूरत हाल चली जाएगी। वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिस तरह मरकज में गवर्नमेंट है, बाकी सूबों में है, उसका भी हक है कि वो 5 साल हुकूमत आप करे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की यही राय है कि गवर्नर राज कोई मसले का हल नहीं है। कुछ इस पे कमेंट फरमाइएगा। हम ये देखते हैं कि जो अवामी मसाइल हैं उनका हल जो है वो हमें कोर्ट्स की तरफ से नज़र आ रहा है होता हुआ। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी के नफाज को गैर आइनी करार दिया, सीएनजी की कीमतों में कमी दी, और इसी तरह अब सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये जो एक हम देखते हैं सियासी कायदीन की जानिब से वो चीज़ें नहीं आ रही, अदालतें एक वैक्यूम है जिसको फिल करती हुई नज़र आ रही हैं। ये बयान फरमाइएगा कि क्या देखते हैं फिर इस हवाले से आप डेमोक्रेसी और सियासतदानों का मुस्तकबिल? देखिए, जो डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल है वो बड़ा ट्रिकी सवाल है, और इस पे मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहता इस मरहले के ऊपर, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर ये निज़ाम फेल हुआ डिलीवरेंस में पहले साल में ही, जो नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे भी, मैं इसका हामी, और मैं चाहता हूँ कि आइन में जो अरसा लिखा हुआ है वफाकी हुकूमत से मैं सारे वो अरसा पूरा करें, लेकिन इसको आप जो 50 मसाइल का अंबार लगा हुआ है उसको किसी और मसले की तरफ लोगों की तवज्जो मोड़ के, जिस तरह अब किया जा रहा है, कल से शुरू हुआ है सिलसिला, इस तरीके से मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों को छाती के जोर पे रोकना होगा मसाइल को, और लोगों को इकट्ठा करके इनका सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान में ये जमहूरियत के लिए आखिरी मौका है और फिर मौका नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा बदअमनी और क्या हो सकती है कि हमारे वो पर्वत, नांगा पर्वत वगैरह, जहाँ पे अमन और आश्ती और दोस्ती के जज्बात के तहत लोग आते थे, आज 40 लोग बैठे हुए वहाँ इंटरव्यू दे रहे थे कि हमने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान नहीं आना। तो हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सियासी कायदीन तकरीरें करते थे, आप सबकी तकरीरें, कि मेरे दौर में दहशत गर्दी नहीं थी, उठा के देख लीजिए, मैं आऊँगा दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी, मेरे दौर में बिजली ठीक थी, अब वो ठीक कीजिए ना, सारा आपको मौका मिल गया। और आपकी तो लकीली इस गवर्नमेंट को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम भी है और फैसिलिटी भी वही है कि इनकी अपोजिशन कोई नहीं है। जहाँ इफेक्टिव अपोजिशन ना हो वहाँ काम नहीं होता। इस वक्त आप देखिए, सांस फूल गई थी एक हफ्ते के अंदर इस पूरे निज़ाम की। ये इतना मसनूई निज़ाम है और इतना ये टेंट के अंदर पला हुआ निज़ाम है कि पार्लियामेंट में अपने लोगों का सामना करने से भी वजारत ख़जाना घबरा रही थी। और इसहाक डार साहब ने
बड़ी अपनी तरफ से काविश की और निसार साहब ने, लेकिन इसके बहुत बावजूद बहुत शुक्रिया देखा बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया जो ये कह रहे थे कि डिसाइसिव एक्शन लेने होंगे, मसलहत पसंदी को छोड़ना होगा, वगरना मुल्क की मसाइल हल नहीं होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। जॉन कैरी तो ना आए, लेकिन अमरीकी खसूसी एलची जेम्स डोबन्स इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जेम्स डोबन्स 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें न सिर्फ ड्रोन हमलों के मामले पर बात की गई, बल्कि कतर में तालिबान के साथ अमरीकी मुज़ाकरात भी ज़ेर बहस आए। IMF का डेलीगेशन भी पाकिस्तान में मौजूद है। मुआशी माहिरीन के नज़दीक अमरीका के नुमाइंदा खसूसी यकीनन इस मामले पर पाकिस्तान के लिए किसी हद तक कारगर साबित हो सकते हैं। आज से दुबई में पाक अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस का भी आगाज़ हो रहा है, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन बाहमी तजारत और तवानाई समेत मुताअद्दिद शोबों पर बात की जाएगी। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी भी इंडिया का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जेम्स डोबन्स के हालिया दौरा पाकिस्तान को निहायत अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेम्स डोबन्स वाशिंगटन से इस्लामाबाद के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोईद यूसुफ साहब, जो यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के रिसर्च स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मोईद साहब। मोईद साहब, ये बताइए कि जेम्स डोबन्स अब इस्लामाबाद में हैं, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, उसके फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर ने सदर हामिद करज़ई से टेलीफोन पर भी गुफ्तगू की। क्या मैसेज लाए होंगे जेम्स डोबन्स, क्या चाह रहा है अमेरिका पाकिस्तान से? देखिए, इस वक्त तो रेडार पे जो सबसे बड़ी चीज़ है पिछले 1-2 हफ्तों में जो पेशरफ्त हुई है वो तालिबान से बातचीत है कतर में, और उस पर वो बातचीत, एक दफ्तर खुलने की बात हुई, उसके बाद बहुत सी बातें सामने आ गई। कोई कह रहा है हम बात करेंगे, कोई कह रहा है नहीं करेंगे। तो मेरे नज़दीक इस वक्त सारा फोकस उस पर है कि किसी तरह वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। उसमें क्या रोल होगा अमेरिका का, क्या रोल होगा सदर कारज़ाई का, क्योंकि वो भी एक दिन एक बात करते हैं, अगले दिन एक और बात कर देते हैं। पाकिस्तान बहुत देर से चाह रहा है कि उनका एक उसमें रोल हो, तो क्या रोल पाकिस्तान को मिलेगा? जो तालिबान यहाँ बैठे हैं उनको छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा? ये तमाम मामलात हैं जो मेरे नज़दीक इस वक्त क्या बल्कि अगले 2-4 माह पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। अच्छा, आज जो मुलाकात हुई जेम्स डोबन्स की, उसमें क्योंकि सरताज अजीज़ भी थे, वो फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी पर हैं एडवाइज़र, बताया जा रहा है कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी भी उस मुलाकात में, तो यकीनन जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो उसमें ज़ेर बहस आए होंगे। ये कहा जा रहा था माजी में कि अमेरिका को पाकिस्तान में जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर एक बड़ा शदीद एतराज़ रहता है। अभी भी वही सूरत हाल है? मेरे नज़दीक है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें हैं, जमातें हैं सियासी भी, जो ये बात करती हैं कि आपने फ़ौजी तरीका अपनाया, कोशिश की, बात नहीं बनी, अब बातचीत करें। उसमें नून लीग भी है, तहरीक इंसाफ भी है। बाकी दुनिया का मेरे नज़दीक और शायद इस वक्त फ़ौज का भी रवैया और ख़्याल यही है कि उन बातचीत के जो सिलसिले पहले चले थे उससे कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई थी, और अब अगर दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया तो तालिबान आपसे क्या मांगेंगे? वो कहेंगे अपनी फ़ौजी चौकियां वहाँ से निकालें, शरीयत का नफाज जिस तरह वो चाहते हैं, वो इस स्वात वाला मामला दोबारा लोगों को याद आना शुरू हो जाता है। तो उसमें मेरे नज़दीक एक बिल्कुल डिवीज़न है। फ़ौज, अमरीका, बहुत से और क़ुव्वतें जो हैं वो इस वक्त ये कह रही हैं कि ये मौका नहीं है बात करने का, और कुछ सियासी क़ुव्वतें हुकूमत समेत चाहती हैं कि बात हो। तो वो एक मेरे नज़दीक एक डाइवर्जन है और वो रहेगी, मुझे नज़र नहीं आती वो ख़त्म होते। अच्छा, ये बयान फरमाइएगा कि जॉन कैरी इंडिया के दौरे पर हैं और आकर वहाँ पर उन्होंने जो पहली अपनी स्टेटमेंट दी उसमें पाकिस्तान के हवाले से खासा सॉफ्ट उनका एटीट्यूड था, जिस पर इंडियन प्रेस ने बहुत बैशिंग भी की, बल्कि हिंदू अखबार ने तो ये लिखा कि अब जॉइंट स्टेटमेंट का हम इंतज़ार करेंगे कि जॉन कैरी और इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं वो क्या बात करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब आती है बात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, तो अमेरिका अपनी जान छुड़ा लेता है ये कहकर के ये दोनों ममालिक के दरमियान मामला है। कैसे ये दोनों ममालिक के दरमियान मामला सुलझेगा अगर इसमें अमेरिका अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगा? सभी साहब, ये मामला तो मेरे नज़दीक अब ख़त्म हो चुका है।
और इसमें हिंदुस्तान बहुत देर से बात कर रहा था कि हमें तीसरी कुव्वत की ज़रूरत नहीं है, और दुनिया मेरा ख्याल है कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को अब मान चुकी है कि जी हम इस पे हाथ नहीं लगाते, आप लोग खुद करें। आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान में जहाँ ज़रूरत थी अमेरिका को और वस्ती ममालिक को कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिल के काम करें, उनकी अपनी आवाज़ वहाँ वस्ती ममालिक की मौजूद थी, वहाँ भी उन्होंने यही स्टांस लिया कि ये हमारा काम नहीं, आप लोग अपने मसाइल खुद हल करें। तो वो उसमें मुझे तब्दीली नज़र नहीं आती। अमेरिका का पॉलिसी गोल ये है और बड़ी देर से ये है कि दोनों को अलहदा ताल्लुकात को चलाया जाए, हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, उनकी मार्केट है और चीन के वहाँ स्ट्रेटिजिक जो इश्यूज़ हैं, और पाकिस्तान से एक और प्लेन पे दहशतगर्दी के हवाले से न्यूक्लियर इश्यूज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, अलहदा करके ये चलाया जाए। मसला ये है कि ना ये बात पाकिस्तान को पसंद आती है और ना ही ये बात हिंदुस्तान को पसंद आती है, और वहाँ पे वो अमेरिका जो है वो एक टेंशन में रहता है और वो रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो मुझे नहीं नज़र आता कि उस तरह की कोई बात हो कि दोनों खुश हों जब अमेरिका आए, एक तरफ आए दूसरी तरफ ना जाए। अच्छा, एक बड़ा क्रूशियल इशू और है जिस पर यकीनन पूरी दुनिया भी नज़र रख के बैठी है। आप अभी जेम्स रोवन से मुलाकात करके आए हैं, अमेरिका में भी थे। ये बयान फरमाइए कि ये जो पाकिस्तान में अनफोल्ड हो रहा है फिनोमेना परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमे का, इस हवाले से कोई अमेरिका में तशवीश तो आपको नहीं है पाकिस्तान में इदारों के दरमियान कोई तसादुम के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा अहम वक्त है, इस वक्त ट्रांजिशन हो रही है अफ़गानिस्तान में। क्या उनकी टेक है इस सारे इशू पर? नहीं, मेरी कोई ऐसी तो कोई मुलाकात उस तरह नहीं हुई जी, लेकिन मेरा ख्याल है वो बिल्कुल बाहर हैं इससे। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो एक साबका सदर हैं, वहाँ भी ऐसे, वहाँ बहुत से लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब वो जाते हैं तो उनको रिसेप्शन भी बड़ी अच्छी मिलती है थिंक टैंक्स में, कम्युनिटी में, लेकिन वहाँ भी मेरा ख्याल है ये बात अब समझ चुके हैं कि ये मामला अब गुजर चुका है, और जो पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की हुकूमत फैसला करेगी, मेरा ख्याल कोई ताकत नहीं है जो उसको तब्दील कर सकती है। हाँ, वो बात होती थी कि गारंटीज़ लेके आए हैं सऊदी अरब से, वो हमारे मामलात में हमेशा तीसरी कुव्वत की कोई ना कोई बात चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त अदलिया जिस तरफ भी ये रुख करेगी इस केस का, वो मानना पड़ेगा सबको। अच्छा, एक और बड़ा अहम नुक्ता है जो जिसमें अमरीकी हमायत जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी, वो है IMF से डीलिंग। क्या वाशिंगटन में क्या सेंस है, पाकिस्तान इस वक्त IMF से जो पैकेज लेना चाहता है बेल आउट मिलेगा समी साहब, मिलेगा, क्योंकि दुनिया की भी मजबूरी है और उनको भी पता है कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन मैं माजरत के साथ ये बात कर दूं कि दुनिया भी बहुत तंग है और पाकिस्तानी भी बहुत तंग है इस बात से। कितनी देर ये हम कर्जे लेते रहेंगे, टैक्स अपना बढ़ाएंगे नहीं, फिर दुनिया के सामने कशकोल लेके पहुंच जाएंगे। तो इस दफ़ा तो आपको मिल जाएगा। अमेरिका भी यही चाहता है, कोई ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में और तबाही हो और बदअमनी हो, लेकिन ये सस्टेनेबल मामला नहीं है। अपना घर हम ठीक नहीं करेंगे तो एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा जब दुनिया कहेगी कि जी फिर ठीक है, गुड लक। अच्छा, एक और इसी तरह वो भी, उसमें भी अब हर तरफ जहाँ पे भी पहुँचते हैं तो अमेरिका की मदद दरकार होती है, IMF की मदद दरकार होती है। एक बड़ा इशू है पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस, उसमें दियामर भाषा डैम के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि उसकी फंडिंग तभी मिलेगी अगर अमेरिका उसको ओके करेगा। और जब भी हम अमेरिकी सफारतकारों से या उनके थिंक टैंक से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो एक्शन है, अगर उसमें पाकिस्तान सिंसियर हुआ और उसमें उसने मदद की तो फिर हर तरह की इन्वेस्टमेंट भी आएगी, सब कुछ आएगा। इस हवाले से वाशिंगटन में क्या सेंस है? मेरे नज़दीक ऐसा कोई लिंक नहीं है। डायमर भाषा का जहाँ तक ताल्लुक है, जो इन्वेस्टमेंट की बात हुई भी है बाहर से बहुत थोड़ी है। आपको $12 बिलियन चाहिए, उसका कोई 10% हिस्सा भी जो है वो अभी तक कमिट नहीं हुआ, तो उसमें एक बहुत बड़ी रकम चाहिए, वक्त चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा इलेक्शन के बिल्कुल बाद कि वो पैसे नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से बनाएं। हाँ, दहशतगर्दी ठीक होना, उससे ताल्लुकात आपके ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट आएगी कि नहीं आएगी वो देखना होगा। देखिए, आप हिंदुस्तान और चीन जैसे मुमालिक, लेकिन इसमें अमेरिका कोशिश तो कर रहा है ना, आज दुबई में जो एक बिजनेस बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारी भी ज़रूरत है। अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान में ये बदअमनी ख़त्म हो, लेकिन ये बड़ा आहिस्ता प्रोसेस चलेगा। हमारे भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और दुनिया भी जो है वो बाकी ममालिक भी देख रही है, वो सिर्फ हमारी तरफ नहीं देख रही। तो दोनों तरफ मुझे लगता है बातचीत ज़रा ज़्यादा हो जाती है और काम थोड़ा कम होता है। अगर काम ज़्यादा हो जाए तो शायद कोई उसमें से मुस्बत नतीजा निकले। बहुत बहुत शुक्रिया मोइज़ यूसुफ साहब, जो कह रहे थे कि इस वक्त बातचीत ज़्यादा होती है। माजी में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है वो थोड़ा कम निकलता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को ये जो एक हमने रीत डाल ली है कि हम हर थोड़े अरसे के बाद एक बेल आउट पैकेज के लिए जाते हैं, कशकोल लेके जाते हैं, इसको तोड़ना होगा। जब तक हम अपने पाँव पर खुद खड़े नहीं होंगे, हम कोई आज़ादाना इंडिपेंडेंट अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीहात नहीं बना सकेंगे। नाज़रीन,
यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। साबिक सेक्रेटरी दाखिला कमाल शाह कहते हैं बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी जानबूझकर नहीं दी गई थी। इमरान फारूक कत्ल केस, इफ्तिखार हुसैन से तफ्तीश जारी, अगले चंद घंटे अहम हैं। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक सेक्रेटरी दाखिला कमाल शाह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गवाह बन गए हैं। उनका कहना है कि साबिक सदर मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी देने से मना किया था और यही बात अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में कही थी कि बेनजीर भुट्टो को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में FIA ने अमरीकी सहाफ़ी मार्क सीगल के बयान की रोशनी में बेनजीर कत्ल केस में परवेज मुशर्रफ को कसूरवार करार दे दिया है। इस केस की मजीद समाअत 2 जुलाई को होगी, लेकिन यह केस किस तरफ जा रहा है और कमाल शाह की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके लिए हम गुफ्तगू करेंगे अपने नुमाइंदे सगीर से जो इस केस को कवर कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सगीर। वालेकुम सलाम। सगीर, ये जो आज चालान पेश हुआ है उसमें यह बयान मंसूब किया गया है कमाल शाह से कि बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, दानिस्ता तौर पर नहीं दी गई थी। क्या देख रहे हैं आगे चलकर, ये तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ घेरा तंग नहीं हो रहा? जी यकीनन, चूँकि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जो 7वां चालान है JIT FIA की जानिब से आज अदालत में पेश किया गया है, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में, और उसमें जो डेवलपमेंट सामने आई है वो यही है कि जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं सैयद कमाल शाह, उनका एक बयान रिकॉर्ड किया गया था FIA की जानिब से, और ये बयान उस वक्त रिकॉर्ड हुआ था जब परवेज मुशर्रफ को बेनजीर कत्ल केस में बाकायदा तौर पर FIA ने फार्म हाउस में गिरफ्तार करके उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। और परवेज मुशर्रफ ने जब ये कहा था कि ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है सिक्योरिटी की, ये दूसरे अदारे हैं और इसमें बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको सिक्योरिटी दें, सदर का काम नहीं होता। तो उस बयान की रोशनी में फिर FIA ने सैयद कमाल शाह से ये बयान लिया था और उन्होंने ये कहा था कि ये उनके इख्तियार में ही नहीं था। उस वक्त तमाम सिक्योरिटी के और दीगर इख्तियार जो थे वो परवेज मुशर्रफ के पास ही थे, और जो रिक्वेस्ट आई थी बेनजीर की जानिब से और ख़त लिखा गया था कि उन्हें सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, वो ख़त उन्होंने वहाँ पर सदर को भेज दिया था। उस वक्त सदर परवेज मुशर्रफ थे चूँकि, तो उनको तमाम तफसील से आगाह कर दिया था। उनको सिक्योरिटी देना जो है वो सदर की जिम्मेदारी थी, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, बल्कि वो इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। और उन्होंने उसका हवाला भी दिया है कि चौधरी शुजात जो हैं और साबिक वज़ीर आज़म जो शौकत अजीज़ थे, उनको सिक्योरिटी जो VVIP दी गई थी उसका हुक्म भी परवेज मुशर्रफ ने खुद दिया था, वजारत दाखिला ने कोई बराह रास्त ऑर्डर नहीं दिए थे। तो ये वो बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में जो एक आगे जाके जो है वो अहम साबित हो सकती है। और मार्क सीगल का बयान भी जो है वो बड़ा अहम है, जिसमें बेनजीर के साथ जो थे उनकी बड़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी, वो स्पीच राइटर भी थे बेनजीर के, और बेनजीर उनके साथ तमाम डिस्कस भी करती थी जो अमूर होते थे। और परवेज मुशर्रफ की जानिब से जो धमकी अमेज टेलीफोन कॉल आई थी उनको, उस वक्त वो बेनजीर के पास ही थे और बेनजीर ने उनसे उसका तज़किरा किया था, वो बयान भी जो है वो चालान का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया सगीर जो हमें बता रहे थे कि अब ये ट्रायल होगा और इस बात का हमें इम्कान नज़र आ रहा है कि ये केस बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। और आज जो कमाल शाह साहब की स्टेटमेंट है उसने जो अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट में बात कही गई थी, परवेज़ मुशर्रफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया था, ये कहकर के उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को मुनासिब सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की, जिसकी वजह से उनका कत्ल हुआ। अब ये 2 जुलाई इसकी समाअत है और लग रहा है कि ये मुकदमा अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचता है। नाजरीन, अब हम एक और मुकदमे की बात करते हैं, वो भी मर्डर केस है, लेकिन वो मर्डर लंदन में हुआ। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, MQM के रहनुमा थे, उन्हें कत्ल किया गया 2010 में। उसके हवाले से भी वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। हमें ये बताया गया है कि वहाँ पर जो इफ्तिखार हुसैन है वो अभी तक ज़ेर तफ्तीश हैं, ज़ेर हिरासत है, लंदन पुलिस के पास हैं। बताया जा रहा है कि अगले चंद घंटे नहायत अहम है। इसके अलावा और भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, ये जानने के लिए हम लंदन चलते हैं। हमारे नुमाइंदे अजहर जावेद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर। जी वालेकुम सलाम समी साहब। अजहर, बताइएगा कि किसको मज़ीद तफ्तीश में शामिल किया गया है और अब आप हमें इसमें क्या अपडेट दे सकते हैं? जी समी साहब, इस वक्त जो गुज़िश्ता रोज़ एक मुलज़िम को गिरफ्तार किया गया था जिसका हमें
गैर सरकारी ज़राए से नाम इफ्तिखार हुसैन मालूम हुआ और वो एक अहम शख्सियत का करीबी अजीज़ भी है। उसकी जो हिरासत है उसको तकरीबन 30 घंटे हो चुके हैं। वेस्ट लंदन के पुलिस स्टेशन में उससे तफ्तीश जारी है और पुलिस को इंतहाई अहम मालूमात उसमें हासिल हो रही हैं, जबकि पुलिस का ये कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को सॉल्व करें। एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि डॉक्टर इमरान फारूक की जो बेवा है शुमाइला इमरान और उनके बच्चों, उनकी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। पुलिस एहलकारों ने उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान जो नए शवाहिद आए हैं, जो पेशरफ्त है, वो डिस्कस किया गया है शुमाइला इमरान से। यहाँ पर कुछ और भी स्पेकुलेशन है कि जिन लोगों की लंदन से या बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी आयद की है बरतानिया की हुकूमत ने, उसमें जो MQM के कई आला ओहदेदारान भी शामिल हैं। इस बात की आप तस्दीक कर सकते हैं? जी समी साहब, पुलिस ऑन द रिकॉर्ड कहती है कि 8 लोगों से अंडर काशन इंटरव्यू किए गए हैं अब तक। हमारी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक अहम शख्सियात इसमें शामिल हैं। तकरीबन 5 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पाबंद किया गया है कि वो बरतानिया से बाहर नहीं जाएंगे और वो इस केस में ताउन करें और उनसे किसी भी वक्त दोबारा इंटरव्यू किया जा सकता है। तो अहम शख्सियात हैं 5, लेकिन लीगल रीजन की वजह से हम इनके नाम अभी सामने नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, बहुत शुक्रिया जो कह रहे थे कि लंदन में पुलिस कड़ी से कड़ी मिला रही है। अगले चंद घंटे निहायत अहम है और अभी इफ्तिखार हुसैन ज़ेरे हिरासत हैं, उनसे तफ्तीश जारी है और ये फैसला करना है लंदन पुलिस ने कि उन पर फर्द जुर्म आयद की जाए या ना की जाए। नाज़रीन, यहाँ पर आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज़ और एनालिसिस के साथ। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।